बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले में घटी है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था। पुलिस ने बताया कि अमृत मंडल को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला है। मृतक गांव का रहने वाला था। पुलिस ने अमृत के साथ मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 हथियार बरामद हुए। पुलिस ने बताया है कि सम्राट के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कम से कम 2 मामले दर्ज है। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने सम्राट पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक वे लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। भारत में लंबे समय से तक आपको बता दें कि छिपने के बाद वे हाल ही में घर लौटा था। कथित तौर पर आपको यह भी बताते चलें कि सम्राट ने गांव के निवासी शाहदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी। कल रात सम्राट और उसके साथी शहीदुल के घर पैसे लेने गए थे। जब घर वालों ने चोर चोर चिल्लाकर शोर मचाया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सम्राट की पिटाई कर दी। उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे, जबकि सलीम हथियारों के साथ पकड़ा गया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंसक प्रदर्शनकारियों के हमले में मारे गए हिंदू युवक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि मृतक दीपू चंद्र दास ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन अब जांच में ऐसी टिप्पणी के सबूत नहीं मिले हैं। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडर मोहम्मद शमसुजान ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि दास ने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। दीपू के हत्या के मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो वहीं दीपू मेमन सिंह जिले के भालुका में टेक्सटाइल कंपनी में काम किया करता था। सोर्स ये कहते हैं कि फैक्ट्री में अफवाह फैली थी कि दीपू ने ईशा निंदा की है। फैक्ट्री के बाहर भी ये खबर पहुंचाई गई। रात करीब 9 बजे तक फैक्ट्री के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ अंदर घुसी और दीपू को खींच कर ले गई। लात, घूसों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान दीपू की मौत हो गई और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर डेड बॉडी सड़क किनारे पेड़ से लटका दी गई। बांग्लादेश में एक तरफ स्थिति बेहद नाजुक है, जहां हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिरों पर बर्बरता और डर के साए में पूरी दुनिया की आंखें नम हैं। और ठीक उसी बांग्लादेश में जहां पर हिंसा, अराजकता और अस्थिरता ने लोकतंत्र को घायल कर रखा है, आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के लिए एक निर्णायक मोड़ सामने आया। 17 साल के वनवास के बाद पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान अपने वतन वापस लौट आए और उनके आने के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आने की संभावना काफी हद तक तेज हो गई है। तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं, लंबे समय तक लंदन में रह रहे थे। 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, लेकिन शेख हसीना की सत्ता में बदलाव और न्यायिक फैसलों के बाद सभी आरोपों से वो बरी हो गए। तारिक रहमान आज सीधे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यहां पर कर रहे हैं। बीएनपी के लिए यह वापसी सिर्फ नेतृत्व की बहाली नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर उत्साह, सक्रियता का प्रतीक है। 17 साल के वनवास के बाद रहमान का आना पार्टी के कमजोर पड़े ढांचे को फिर से मजबूत करना जैसा है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव में बीएनपी प्रमुख दावेदार बनकर उभर सकती है। बीएनपी ने अंतरिम सरकार के सहयोग से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए और गठबंधन तैयार कर लिया। सर्वे के अनुसार बीएनपी को सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, खासकर तब जब आवामी लीग पर प्रतिबंध और राजनीतिक चुनौतियां उसे कमजोर कर रही हैं। ऐसे में तारिक रहमान का नेतृत्व पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। विशेष रूप से ये ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता, वहां से सटे भारत की सीमा क्षेत्र की सुरक्षा पर भी फरवरी 2026 का चुनाव सीधे तौर पर असर डालेगा। बीएनपी के सक्रिय और मजबूत नेतृत्व के साथ राजनीतिक हिंसा और तनाव में वृद्धि की आशंका है, जो भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर सकती है। तो ढाका से आने वाली ये खबर साफ संदेश देती है कि बीएनपी अब सक्रिय नेतृत्व के साथ चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुकी है और बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में नया भूचाल की शुरुआत साफ तौर पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब मोहम्मद यूनिस का गेम ओवर होने वाला है?
तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित उत्पीड़न का मुद्दा 2024 के बाद 2025 में भी भारत की राजनीति में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भारत में ये मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति से जुड़कर चर्चा में आ गया। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न चर्चा में है, जहां पर भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वहीं बीएसपी की तरफ से मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया, जो अप्रत्याशित ही लगता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को ललकारते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग हुई पर विपक्ष कुछ बोला ही नहीं। गाजा में मुसलमानों के साथ यही अत्याचार होता है तो विपक्ष उस पर मुकर हो जाता है। योगी ने कहा कि याद रखिए, जो लोग अभी बांग्लादेश के अत्याचार पर नहीं बोल रहे, कल को जब यूपी सरकार रोहिंग्याई और बांग्लादेशियों पर एक्शन लेगी तो इन लोगों को बोलने का अधिकार होगा नहीं। योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से तो हिंदुओं के उत्पीड़न पर कोई बयान आया ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाद आपको बताने की उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी इस पर बयान देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जरूर एक्स पर एक पोस्ट करके अपनी चिंता जता दी। मायावती ने पिछले साल भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कड़ी निंदा की थी। सबसे खास बात तो ये रही कि उन्होंने इस उत्पीड़न को केवल दलितों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि समस्त हिंदू समाज की बात कर रही है। भारत का विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न के मुद्दे पर ज्यादातर तटस्थ दिखता है। बीजेपी का इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक को बता रही है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि संबल हिंसा जैसे घरेलू मुद्दों पर फोकस किया। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी बांग्लादेश के मुद्दे को भाजपा के डाइवर्जेंट टैक्सेस बता दिया। इसे भारत बांग्लादेश संबंधों का डिप्लोमेटिक मामला करार दिया। विपक्षी दलों का यह मानना है कि इस मुद्दे पर बोलने से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा मिल जाएगा, जो भाजपा को फायदा पहुंचा जाएगा। बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि गार्डर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष ने मुसलमान समुदाय के पक्ष में आवाज तो उठा दी, इसलिए बांग्लादेश पर चुप्पी ना साधकर कम से कम दिखावे के लिए ही बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए था। ये तटस्थ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी स्पष्ट है, जहां करीब 19% मुस्लिम वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम दलित ओबीसी वोट पर फोकस किया और बांग्लादेश मुद्दा उठाने से मुसलमान वोटर्स में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती थी। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे को भाजपा का आपको बताने की टूल मानकर उससे दूरी बना रही है। मायावती ने बांग्लादेश मुद्दे पर कई बार बयान दिए हैं। वैसे बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को लेकर आवाज उठाना सहज मानवता है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को एक्स पर मायावती का लिखा हुआ ऐसा ये पोस्ट लगता है कि उन्होंने बीजेपी की बात दोहरा दी हो। मायावती यूपी की राजनीति की चतुर खिलाड़ी है और एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ राज्य में छा जाने के लिए प्रयास कर रही हैं। जाहिर है कि इस तरीके के बयान उन्होंने कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। उन्होंने पिछले साल कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक खासकर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस पर चुप हैं क्योंकि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ कांग्रेस और सपा के नेताओं को सिर्फ संबल की फिक्र रहती है। उन्होंने कांग्रेस को विभाजन के दौरान गलती का जिम्मेदार ठहराया, जिससे दलित बांग्लादेशी फंस गए हैं। अब वहां पर वो पीड़ित हैं। मायावती ने केंद्र से दलित हिंदुओं को भारत वापस लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जो मांग है वो भी यहां पर उठा दी है। अब बात करते हैं लखनऊ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। लखनऊ में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को लेकर पीएम मोदी का संदेश साफ और तीखा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को निर्णायक दिशा दी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान जैसी व्यवस्थाओं को सिरे से खारिज किया, जो आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती केवल स्मरण का नहीं बल्कि सुशासन के उत्सव का दिन है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सिर्फ गरीबी हटाओ जैसे नारे ही शासन का प्रतीक रहे, लेकिन अटल जी ने सुशासन को नारे से निकालकर जमीन पर उतार कर दिखाया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भाजपा को अछूत माना गया, जबकि हमारी सरकार ने कांग्रेस नेता रहे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया, तो वहीं मुलायम सिंह यादव को भी सम्मानित किया गया। हमारे संस्कार किसी का अपमान करने के नहीं है, हमने सभी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज यूपी की पहचान बदल रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश की हर योजना में, किताबों में और हर शहर में एक ही परिवार का गौरवगान होता था। हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच होती थी। सड़क हो, मूर्ति हो, एक ही परिवार के लोगों की थी। भाजपा ने देश को एक परिवार पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं अब कई जगहों पर लगी हुई हैं। दिल्ली के शाही परिवार ने अंबेडकर के योगदान को मिटाने का वादा किया। यही काम प्रदेश में सपा ने भी किया। सपा और कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को मिटाने का पाप किया और उनका अपमान किया गया। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजना। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर। तो आगे बढ़ते हैं। देश से नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में गुरुवार को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ओडिशा में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन को करारा झटका देते हुए सीपीआई माओवादियों की केंद्रीय समिति की सीनियर मेंबर और ओडिशा ऑपरेशंस के प्रमुख गणेश समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। गणेश के ऊपर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वह छत्तीसगढ़ में 2013 के झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड था, जिसमें कई सीनियर कांग्रेस नेता मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। बता दें कि बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक कामयाबी मिली। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि गणेश देश के सबसे वांटेड माओवादियों में से एक था। 2013 के झीरम घाटी नरसंहार के अलावा वह कई राज्यों में हाई प्रोफाइल माओवादी हमलों में शामिल रहा। मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला गणेश वह करीब 4 दशकों से माओवादी आंदोलन में एक्टिव रहा। उसे राजेश तिवारी और रूपा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा। वह आपको बता दें कि स्पेशल जोनल कमेटी का प्रमुख चेहरा और केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय इकाइयों के बीच की मुख्य कड़ी था। उससे कुछ साल पहले प्रतिबंधित संगठनों को केंद्रीय समिति में शामिल किया गया। पिछले 3 साल से वह ओडिशा के कंधमाल इलाके में एक्टिव था और वह गोरेला गतिविधियों का समन्वय कर रहा था और माओवादी नेटवर्क मजबूत कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बताया कि ओडिशा के कंधमाल में चलाए गए एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति के मेंबर गणेश समेत 6 नक्सली मारे गए। इसी बड़ी कामयाबी के साथ ही ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त होने की कगार पर आ गया।
हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ऑपरेशन केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। इस साल सुरक्षा बलों ने माओवादियों को लगातार बड़े झटके दिए, जिसमें मई में महासचिव बांसवराज और नवंबर में कमांडर मांडवी का सफाया इसमें शामिल है। आपको बता दें कि गणेश उइके की मौत के बाद अब सेंट्रल कमेटी में केवल 2 प्रमुख सदस्य मालराज रेड्डी और एनएल दा बचे हैं। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुई झीरम घाटी नरसंहार को भारत का सबसे भीषण नक्सली हमला माना गया था। बता दें कि इस हमले में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया था और राज्य के शीर्ष नेतृत्व को लगभग खत्म कर दिया था। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और अन्य प्रमुख नेता समेत कुल 32 लोग मारे गए थे। ये सभी सुकमा में रैली करके जगदलपुर वापस लौट रहे थे। बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों को कंधमाल के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिल गई थी। अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे कंधमाल गंजम सीमा पर जंगल में माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की, सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, घंटों गोलीबारी चली, 6 माओवादी मारे गए नक्सलियों में 2 महिला कैडर भी बताई जा रही है। मौके से 2 इंसास राइफल, एक 303 राइफल जैसे घातक हथियार बरामद हो गए हैं। अब खबर हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, आस्था और आत्मसम्मान की अमर मिसाल है। उन्होंने कहा कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने अत्याचार और लालच के सामने झुकने की बजाय धर्म, सत्य और राष्ट्रधर्म के मार्ग को चुना, जिससे ये सिद्ध हुआ कि भारत की आत्मा कभी भय से पराजित नहीं होती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीर बाल दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई लोगों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छोटे साहबजादों के बलिदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला की ये पावन धरती आज इतिहास, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की गूंज से ओतप्रोत है। पंथ की स्थापना की और तिलक और जनोई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है, मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया और वो ही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना की और उनको कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दशम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और दशम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है, इतनी कम आयु का जीवन।
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया। बता दें कि मुदखेड़ तहसील के जवार मुरार गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत से हड़कंप मच गया। ये घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के सामने गंभीर सवाल भी खड़े करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के लाखों परिवार के, आपको बता दें कि यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। 2 युवा लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनके माता पिता के शव घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटके पाए गए। मृतकों में 22 वर्षीय बजरंग रमेश और 25 वर्षीय उमेश रमेश शामिल हैं, जिन्होंने मुगत रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। उनके पिता 51 वर्षीय रमेश लाखे और 44 वर्षीय मां राधाबाई के घर पर ही शव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखे परिवार में केवल यही 4 सदस्य थे। एक ही झटके में पूरे परिवार के खत्म हो जाने से गांव में मातम है। हर आंख नम हो गई, हर जुबान पर एक ही सवाल कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि पूरा परिवार इस हद तक टूट गया कि आत्महत्या करनी पड़ी। फिलहाल आपको बता दें कि अब ये हत्या है या फिर आत्महत्या, ये जांच का विषय है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को संभावित कारण बताया गया। हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि मृतक उमेश रमेश और महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना मुदखेड़ा के पूर्व तालुका उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बैकग्राउंड ये थोड़ा सा बरोबर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, तो उस हिसाब से उस एक पार्श्वभूमि में तपास करेंगे। और ऐसा लगता है कि जो 2 रेलवे ट्रैक पे कटे हैं, तो पायलट ने उसका एंट्री लिया है रेलवे ट्रैक में, कि पायलट ने उनको देखा है, उनकी गाड़ी से कटी है। और यहाँ धरकी में जो भी सुसाइड का मैटर है या क्या है, वो आगे की तपास में आएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के थाना भानपुर क्षेत्र में एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया। आरोप है कि थाना भानपुर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसलाकर मध्य प्रदेश ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक के मोबाइल फोन की जांच के दौरान कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिलने का दावा है। आरोप है कि युवती का शारीरिक शोषण कर वीडियो बनाया गया और बाद में उससे ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में बानपुर क्षेत्र के 4 युवकों के नाम सामने आने की बात कही गई, जिनकी भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। राजमहल के पास एक गौरवलाज है, वहाँ पे विभिन्न दुकानें हैं। वहाँ पे क्या होता था, कुछ दिनों से एक अमजद खान करके एक बानपुर का व्यक्ति है, वो विभिन्न महिलाओं के साथ में वहाँ पे आता था। वहाँ का जो होटल का माहौल है, वहाँ के आसपास के दुकानदार है, उसका विरोध करते थे। आज जाके हम लोगों ने वहाँ पे दबज मारी, तो एक बच्ची के साथ में वो था, जो कुशवाहा समाज की एक बच्ची थी, उसके साथ में था। उसने बच्ची को भगा दिया। जब उसका हम लोगों ने मोबाइल खंगाला, तो उसके मोबाइल में कई महिलाओं की ऐसी वीडियो थी जो उस होटल की वीडियो थी। उस होटल की वीडियो लगभग उसके पास 20 वीडियो होंगी, और कम से कम 20। खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर कुंभ नगरी के रूप में पहचान रखने वाला श्री तीर्थ नासिक को लेकर समाज की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। यह आज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने संत समाज की भूमिका को लेकर एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। दरअसल आज 25 दिसंबर 2025 को लहवित गांव नासिक महाराष्ट्र में आयोजित जगतगुरु द्वाराचार्य विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामकृष्ण दास महाराज लहवितकार जी ने अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी हजारों संतों और भक्तों को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब संत केवल उपदेश देने तक सीमित ना रहें, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए अपने भक्तों को सजग, संगठित और सैनिक भाव से तैयार करें। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने नासिक में जनसंख्या परिवर्तन के माध्यम से हो रही तेजी के बदलाव को लगातार उस पर ध्यान आकर्षित किया। बता रहे हैं कि भले ही चर्चा मुंबई के इस्लामीकरण पर ज्यादा होती हो, लेकिन उससे कहीं अधिक चिंताजनक स्थिति कुंभ नगरी नासिक की है। चालणार कशा संख्येने आपण घटत चाललोय। नाशिक जिल्ह्याचा हिंदूंचा जन्मदर आहे 1.3, म्हणजे 2 हिंदू मिळून 103, म्हणजे 2 हिंदू सुद्धा जन्माला घालत नाही। मी इथं विचारतो, 4 मुलं जन्म आहे असे लोक हात वर करा बरं, किती लोक आहे? 4 कोणीच नाही, 3-4 लोक आहे फक्त, ते पण मागच्या पिढीचे आहे। मग जर आज तुमच्याकडे आता हाच प्रश्न
जर तिकडं विचारला असता तर संख्या कुठून सुरू करावी लागली असती? मग मला सांगा, जर तुम्ही राहिले नाही तर शिवाजी महाराजांचं नाव कोण घेणार? पांडुरंगाचं नाव कोण घेणार? ही परंपरा पुढे कशी चालत राहणार? आत्ता परवा, कारण इथं सगळे विद्वान आहे म्हणून मी हे सांगतो, परवा टाटा सोशल कन्सल्टन्सीने एक रिपोर्ट जारी केला मुंबईचा, का 2051 मध्ये मुंबईचं इस्लामीकरण होणार, देशाची आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्राची राजधानी. तुम्हाला स्वीकार आहे का? शिवाजी महाराजांनी यासाठीच हे केलं का? तानाजींनी यासाठीच गड आणण्यासाठी रायबाग घातला का? नाही ना. मग आपण भक्ती करतो, भक्ती केली पाहिजे, पण त्या शक्तीतून फक्त परिवार नाही चालवायचा आहे, देश चालवायचा आहे, धर्म चालवायचा आहे, संस्कृती चालवायची आणि त्याची रक्षा करायची आहे. महाराजांनी आपल्याकडे, संतांनी या परंपरा सुरू केल्या. आपल्याकडचा जो टाळ आहे ना, मी उत्तर भारतात राहतो, बरेच लोक तिकडे जात असेल, तिकडचा टाळ हा एकदम पातळ असतो आणि महाराष्ट्रातला टाळ हा पाव किलोचा, अर्धा किलोचा असतो. तो यासाठी का टाळ हा हत्यार म्हणून सुद्धा वापरला जाऊ शकतो. आपल्याकडं नाठाळाच्या हात माती आणू काठी, पण आज नाठाळांनी या देशाला कब्जा करायचा ठरवला. देशात संख्या घटत चाललेली आहे आणि जर हिंदूच नाही राहिला तर पुढे काय होईल? म्हणून महाराज, तुम्ही सगळीकडे जाता, लोकांना उपदेश देता. एक उपदेश सगळ्या साधू संतांनी हाही द्यावा की परिवारासाठी तुम्हाला नियोजन म्हणून 2 मुलं पाहिजे असतील, पण धर्माच्या नियोजनासाठी किमान अजून 2 मुलं जन्माला जास्त झाला. आता अनेक जण म्हणाल की उपदेश देणं सोपं आहे, त्यांना सांभाळणार कोण? तर दुसऱ्या मुलाच्या नंतर जो मुलगा तुम्ही जन्माला घालाल, तो तिसरा चौथा, त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी सुरेश चव्हाणची. नाव शिकवणार तर त्याची नोकरीची जबाबदारी सुद्धा माझी. आणि हे मी तुमच्याकडे काही मतदानासाठी, हे मी यासाठी मागतो का तुमच्या पुढच्या पिढ्या पांडुरंगाचं नाव घेऊ शकल्या पाहिजे, पुढच्या पिढीत असे महाराज झाले पाहिजे. आणि म्हणून ही मागणी, कारण दर्शनाला जावं तर फक्त हात जोडून यावं नाही ना, काहीतरी मागितलं पण पाहिजे. आणि इतकी दिव्य संत मंडळी जिथं आहे त्यांच्या समोर न मागता